कहानी की शुरुआत होती है एक युवा लड़की जेन से, जो एक डरावने सपने से जागती है। एक ऐसा सपना जो उसके दर्दनाक अतीत से जुड़ा हुआ है। वो गहरे मानसिक आघात से गुजर रही है और अक्सर उसके मन में अंधेरे ख्याल आते हैं, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी खत्म करने तक के। फिलहाल जेन एक इलाज केंद्र में रह रही है जिसका नाम है लाइफ हाउस, एक ऐसा रिहैबिलिटेशन सेंटर जहां अलग अलग मानसिक समस्याओं से जूझ रहे लोगों को देखभाल और सहारा दिया जाता है। एक सुबह उसकी रूममेट कारा उससे पूछती है क्या उसे फिर से अपने पिता से जुड़ा कोई डरावना सपना आया। कारा ये भी मानती है कि वो पूरी रात सो नहीं पाई क्योंकि उसे इस बात का दुख है कि जेन अब जल्द ही इस जगह को छोड़कर जाने वाली है। 1 साल बीत चुका है उस घटना को जब जेन ने अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की थी और अब वो घर वापस लौटने की तैयारी कर रही है। लाइफ हाउस एक बड़ा रिकवरी सेंटर है जिसमें कई सुविधाएं हैं जो मरीजों को ठीक होने में मदद करती है। लेकिन इस सब के बावजूद कारा के मन में एक डर छुपा हुआ है। उसे लगता है कि कहीं जेन बाहर जाने के बाद कोई खतरनाक कदम न उठा ले। बाद में जब जेन अपने दिन की शुरुआत के लिए तैयार हो रही होती है, तभी एक स्टाफ सदस्य उसे चेतावनी देता है कि रेजर इस्तेमाल करते समय सावधान रहें। वो ये भी कहता है कि जैसे दुखद घटनाएं जेन के परिवार का हिस्सा रही है, मानो ये सब उसके खून में ही चलता आ रहा हो। लेकिन जेन धीरे से मानती है कि उसके दिल के किसी कोने में अभी भी एक उम्मीद बाकी है कि कोई उसे बचाएगा और सच्चा प्यार देगा। स्विमिंग पूल पर जेन की मुलाकात एक नए मरीज से होती है जिसके शरीर पर गंभीर जलने के निशान हैं। बातों बातों में दोनों के बीच एक जुड़ाव बनने लगता है जब वे उन दर्दनाक अनुभवों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने उन्हें इस जगह तक पहुंचाया। उसी रात जेन चुपके से अपने कमरे से बाहर निकलती है। लंबे समय तक यहाँ रहने के कारण वो इस बिल्डिंग के कई राज जान चुकी है, यहाँ तक कि फार्मेसी तक पहुंचने का तरीका भी। वो धीरे से अंदर जाती है, कुछ गोलियां इकट्ठा करती है और जैसे ही उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है, वो जल्दी से वहां से निकल जाती है। अगली सुबह ग्रुप थेरेपी के दौरान एक लड़का फिल अपने बारे में खुलकर बात करता है। वो बताता है कि वो खुद को नुकसान पहुंचाता है और उसकी सोच ये है कि पुराने समय में डॉक्टर मानते थे कि शरीर को काटने से बीमारी बाहर निकल सकती है, उसी तरह वो खुद को चोट पहुंचाकर अपने अंदर के दर्द को बाहर निकालने की कोशिश करता है। बाद में जेन को लाइफ हाउस में आयोजित एक इवेंट में बोलने के लिए आमंत्रित किया जाता है। वो बताती है कि वो ऐसी इंसान है जो हर चीज को पहले से प्लान करती है और जब उसे ये नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है तो उसे घबराहट होने लगती है। वो अपनी फैमिली के बारे में एक दुखद सच भी बताती है। उसके पिता और उसकी दादी दोनों ने आत्महत्या की थी। फिर जेन एक चौंकाने वाली बात कबूल करती है। वो कहती है कि जब वो उसी रात घर वापस जाने के लिए फ्लाइट में बैठेगी तो उसे लगता है कि सिर्फ उसका शरीर ही घर पहुंचेगा, उसकी आत्मा नहीं। उसकी योजना बहुत खतरनाक है। जैसे ही प्लेन में सभी लोग सो जाएंगे, वो चुपचाप वॉशरूम में जाएगी, बहुत सारी गोलियां लेगी और धीरे धीरे इस दुनिया से चली जाएगी। लेकिन अचानक पता चलता है कि जेन अपनी स्पीच के दौरान कुछ देर के लिए सो गई थी। जब उससे दोबारा पूछा जाता है तो वो बस सबका धन्यवाद करती है और ये मानती है कि वो कभी भी दोबारा लाइफ हाउस वापस नहीं आना चाहती। इसके बाद जेन अपनी माँ से फोन पर बात करती है। उसकी माँ खुशी खुशी बताती है कि वो एयरपोर्ट पर उसे लेने आएगी और दोनों साथ में अच्छा समय बिताएंगे। लेकिन जेन अंदर ही अंदर अपराध बोध से घिरी हुई है। वो अचानक एक बहाना बनाकर ऐसा दिखाती है जैसे उसे फिर से ब्रेकडाउन हो रहा है और कॉल काट देती है। जेन के दिल में भावनाओं का तूफान चल रहा है। वो कभी अपने पिता से नफरत करती थी क्योंकि उसे लगता था कि उन्होंने उसे और उसके परिवार को छोड़ दिया। लेकिन अब जब वो खुद वही कदम उठाने जा रही है तो उसे गहरा अपराध बोध महसूस होने लगता है। वो कभी समझ नहीं पाई थी कि उसके पिता ने अपनी जान क्यों ली, लेकिन अब वो उनके दर्द को महसूस करने लगी है और शायद पहली बार वो उन्हें माफ भी करने लगी है। कुछ ही समय बाद जेन अपना सामान पैक करती है और एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ती है। उधर कारा को शक होने लगता है और वो तुरंत डॉक्टर को बताने के लिए भागती है कि जेन शायद खुद को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रही है। एयरपोर्ट पर जेन को लाइफ हाउस से कॉल आता है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देती है। इंतजार करते वक्त उसकी मुलाकात एक खुशमिजाज महिला मार्गरेट से होती है जो अपनी सगाई और आने वाली शादी के बारे में उत्साह से बात कर रही होती है। उसी दौरान एक दोस्ताना स्वभाव का आदमी पॉल एयरपोर्ट सिक्योरिटी से गुजरने में थोड़ी परेशानी झेल रहा होता है और जेन का अजीब व्यवहार उसका ध्यान खींच लेता है। घबराहट भरी सांसों के बीच जेन को लाइफ हाउस से फिर कॉल आता है। जब डॉक्टर उससे कारा की चिंता के बारे में सवाल करता है तो जेन तुरंत बात पलट देती है और कहती है कि कारा झूठ बोल रही है और अक्सर बातें बना लेती है। वहीं दूसरी तरफ
जब ये इल्जाम कारा तक पहुंचता है तो वो भावनात्मक रूप से टूट जाती है। गुस्से और दर्द में वो चीजें फेंकने लगती है, जैसे उसका सब्र अब खत्म हो चुका हो। और इधर जेन अकेली खड़ी रह जाती है, इस भारी एहसास के साथ कि उसने उसी इंसान को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है जो सच में उसकी परवाह करता था। थोड़ी देर बाद प्लेन में जेन गलती से गलत वॉशरूम में चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, कुछ ही पलों बाद पॉल दरवाजा खटखटाता है और धीरे से बताता है कि वह दरअसल मेज वॉशरूम में है। माहौल को हल्का करने के लिए पॉल मजाक में कहता है कि वो चाहे तो अंदर रुककर उसका साथ दे सकता है, लेकिन जेन विनम्रता से मना कर देती है। जब वो बाहर आती है तो पॉल उसकी हालत देखकर समझ जाता है कि कुछ ठीक नहीं है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है और कुछ देर उसके साथ बैठने का ऑफर भी देता है। जेन उसके अच्छे व्यवहार के लिए धन्यवाद कहती है, लेकिन चुपचाप वहां से चली जाती है। फिर भी पॉल पूरी तरह दूर नहीं जाता। कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे के नाम जानते हैं और थोड़ी बहुत बातचीत भी करते हैं। जब सभी यात्री प्लेन में बैठ जाते हैं तो जेन हैरान रह जाती है, क्योंकि उसकी और पॉल की सीट एक दूसरे के बिल्कुल पास होती है। पॉल काफी दोस्ताना और बातूनी है, जबकि जेन ज्यादातर चुप रहती है, अपने ही ख्यालों में खोई हुई। बाद में जब पॉल सो जाता है तो जेन एक छोटा सा नोट लिखती है। उसमें वो लिखती है कि जो कुछ भी होने वाला है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है और वो इस बात के लिए आभारी है कि वो आखिरी इंसान था जिससे उसने बात की। फिर वो उस नोट को सावधानी से मोड़ती है और चुपचाप पॉल की जेब में रख देती है। इसके बाद जेन चुपचाप अपनी सीट से उठती है और प्लेन के बाथरूम की ओर बढ़ती है। रास्ते में वो गलती से एक दूसरे यात्री से टकरा जाती है। जैसे ही वो अंदर पहुंचती है, वो कई बोतलें निकालती है जो गोलियों से भरी हुई है। कुछ पल के लिए वो उन्हें बस देखती रहती है, जैसे खुद से सवाल कर रही हो, क्या उसे सच में ये कदम उठाना चाहिए? तभी अचानक प्लेन तेजी से हिलने लगता है। टर्बुलेंस शुरू हो जाती है। जोरदार झटकों की वजह से बोतलें उसके हाथ से गिर जाती है और सारी गोलियां फर्श पर बिखर जाती है। वो जल्दी जल्दी उन्हें उठाने लगती है। तभी बाहर से फ्लाइट अटेंडेंट दरवाजा खटखटाते हुए कहता है कि वो तुरंत अपनी सीट पर वापस जाए। लेकिन कुछ ही सेकंड में हालात और भी भयानक हो जाते हैं। टर्बुलेंस बेहद खतरनाक रूप ले लेती है और प्लेन बेकाबू होकर हिलने लगता है। यात्री डर से घबरा उठते हैं। चीखें पूरे केबिन में गूंजने लगती हैं। हर कोई सबसे बुरे के लिए तैयार हो जाता है। और फिर वो होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। प्लेन एक दूर दराज बर्फ से ढके पहाड़ी इलाके में क्रैश हो जाता है। हर तरफ मलबा ही मलबा बिखरा हुआ है। बर्फीली जमीन पर टूटे हुए हिस्से फैले पड़े हैं। जेन धीरे धीरे होश में आती है, घायल और पूरी तरह घबराई हुई। जब वो चारों तरफ देखती है तो उसे एहसास होता है कि कई यात्री इस हादसे में बच नहीं पाए। उन्हीं में से एक है मार्गरेट, वही खुशमिजाज महिला जो कुछ देर पहले अपनी सगाई की अंगूठी दिखा रही थी। वो जेन की आंखों के सामने ही दम तोड़ देती है। डर और तबाही के बीच घिरी हुई जेन मदद के लिए जोर जोर से पुकारती है, लेकिन पहाड़ों की खामोशी के अलावा उसे कोई जवाब नहीं मिलता। मलबे के बीच तलाश करते हुए आखिरकार उसे पॉल मिलता है, जो टूटे हुए हिस्सों के नीचे फंसा हुआ है। अपनी चोटों के बावजूद जेन किसी तरह उसे बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है। दोनों घायल हैं, लेकिन उन्हें जल्दी ही समझ आ जाता है कि अब सबसे बड़ी लड़ाई है इस जमी हुई खतरनाक वीराने में जिंदा रहना। साथ मिलकर वे मलबे से जितना हो सके सामान इकट्ठा करते हैं और फिलहाल के लिए एक सुरक्षित जगह पर शरण लेते हैं। आखिरकार वे दोनों क्रैश हुए विमान के एक हिस्से के अंदर वापस चढ़ जाते हैं। अब साफ दिखाई देता है कि पॉल की कई पसलियां टूट चुकी हैं। जैसे जैसे जमा देने वाली रात करीब आती है, दोनों एक ही स्लीपिंग बैग में साथ बैठते हैं ताकि खुद को गर्म रख सकें। वे उन सामानों को ध्यान से जांचते हैं जो वे मलबे से बचा पाए हैं। कुछ स्नैक्स जैसे मूंगफली और प्रेट्जेल, कुछ एनर्जी बार, पानी, दस्ताने, एक टॉर्च और एक स्विस आर्मी नाइफ। अगली सुबह जेन मलबे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा फंसा हुआ होता है। काफी जोर लगाने के बाद वो उसे खोल देती है और तुरंत बाहर भागती है। फिर बर्फ में खोदना शुरू कर देती है ताकि मार्गरेट के शरीर को बाहर निकाल सके। पॉल उसके पीछे आता है और धीरे से पूछता है कि क्या वो उस महिला को जानती थी। गहरे अपराध बोध में डूबी जेन अचानक टूट जाती है और रोने लगती है। उसे लगता है कि मरना तो उसे चाहिए था, ना कि किसी और को। अपने दर्द में वो पॉल से कहती है कि उसे यही छोड़ दे और खुद पहाड़ से निकलने की कोशिश करे, लेकिन पॉल उसे छोड़ने से साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर वे जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें साथ रहना होगा। आखिरकार पॉल जेन को वापस टूटे हुए विमान के अंदर ले आता है ताकि वो खुद को गर्म रख सके, लेकिन हालात की निराशा उसे भी तोड़ देती है और वो ठंडी वीरानी में जोर से चिल्लाने लगता है। इसी बीच
जब जेन अकेली बैठी होती है तो उसे मलबे के बीच अपनी गोलियों की एक बोतल दिखाई देती है। पास ही उसे टूटे हुए कांच का एक तेज टुकड़ा भी मिलता है। वो चुपचाप इन दोनों चीजों को अपने पास रख लेती है। कुछ समय बाद पॉल वापस आता है और जेन से कहता है कि वे अब यहां ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। एक भयानक तूफान आने वाला है और टूटा हुआ प्लेन उन्हें इस जमा देने वाली ठंड से बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रख सकता। वो समझाता है कि रेस्क्यू टीम को उन्हें ढूंढने में हफ्तों लग सकते हैं, इसलिए अगर उन्हें जिंदा रहने का कोई मौका चाहिए तो उन्हें पहाड़ों की तरफ बढ़ना ही होगा। लेकिन जेन अब पूरी तरह उम्मीद खो चुकी है। वो पॉल से कहती है कि वो उसे छोड़कर चला जाए क्योंकि उसने इस पहाड़ पर मरने के ख्याल को स्वीकार कर लिया है। पॉल उसकी बात मानने से साफ इनकार कर देता है। वो ठान चुका है कि वह दोनों को जिंदा रखेगा। वो जेन को मजबूर करता है कि वो अपना सामान उठाए और यहां तक कहता है कि अगर वो नहीं चली तो वो स्लीपिंग बैग भी अपने साथ ले जाएगा। फिर भी जेन जिद पर अड़ी रहती है और उसे अकेले जाने के लिए कहती है। लेकिन जैसे ही पॉल सच में उसे छोड़कर आगे बढ़ने लगता है, अकेले रह जाने की सच्चाई उसे अंदर तक डरा देती है। वो तुरंत उसके पीछे दौड़ती है, बर्फ में उसके कदमों के निशान पकड़ते हुए, और अपनी हरकत के लिए माफी मांगती है। अब ये दोनों बचे हुए लोग बर्फ से ढके उस खतरनाक पहाड़ी इलाके में मीलों तक चलते चले जाते हैं। जिंदगी और मौत के बीच हर कदम एक नई परीक्षा बन चुका है। आखिरकार चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां रास्ता अचानक खत्म हो जाता है। सामने एक गहरी खाई होती है। पॉल समझाता है कि आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, नीचे घाटी में उतरना। जेन हिचकिचाती है। इतनी खतरनाक ढलान देखकर वो डर जाती है। तभी पॉल हल्के व्यंग्य में कहता है, जो इंसान मरना चाहता है उसे थोड़ा सा जोखिम लेने से डरना नहीं चाहिए। वो उसे याद दिलाता है कि अगर वे यही रुके रहें तो ठंड ही उन्हें धीरे धीरे मार देगी। अब कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए जेन उसके पीछे चल पड़ती है। दोनों एक दूसरे का सहारा लेते हुए धीरे धीरे उस बर्फीली ढलान से नीचे उतरने लगते हैं। रास्ते में वे एक बहुत ही संकरे किनारे पर पहुंचते हैं जो मुश्किल से खड़े होने लायक होता है। पॉल किसी तरह पहले पार कर जाता है, लेकिन जेन डर के मारे वहीं जम जाती है। पॉल उसे हिम्मत देता है। आखिरकार जेन खुद को संभालती है, एक कदम आगे बढ़ाती है, उसका हाथ पकड़ती है और किसी तरह उस खतरनाक जगह को पार कर लेती है। लेकिन उनकी मुश्किलें यही खत्म नहीं होती। कुछ ही दूर जाकर उन्हें एहसास होता है कि रास्ता फिर से खत्म हो चुका है। अब कोई और विकल्प नहीं बचा। अचानक पॉल बिना सोचे समझे नीचे बर्फ में छलांग लगा देता है और जोर से चिल्लाकर जेन से कहता है वो भी उसके पीछे आए। पॉल को सुरक्षित नीचे गिरते देखकर जेन भी हिम्मत जुटाती है और छलांग लगा देती है। वो उसके पास ही आकर गिरती है, लेकिन कूदते समय उसकी जेब से गोलियों की एक बोतल नीचे गिर जाती है। जब पॉल उस बोतल को देखता है तो वो जेन से सवाल करता है। जेन सच स्वीकार करती है कि ये गोलियां उसका आखिरी रास्ता थी। अगर हालात उससे सहन नहीं हुए तो वो इन्हीं के सहारे सब खत्म कर देती। ये सुनकर पॉल तुरंत वो गोलियां उससे छीन लेता है, क्योंकि वो समझ चुका है कि ये कितना खतरनाक है। कई घंटों तक चलने के बाद जेन थककर रुकने की बात करती है, लेकिन पॉल जिद करता है कि उन्हें चलते रहना होगा। तभी जब सब कुछ थोड़ा संभलता हुआ लगता है, एक और मुसीबत आ जाती है। अचानक एक जोरदार हिमस्खलन एवलांच पहाड़ से टूटकर नीचे आता है और जेन को मोटी बर्फ के नीचे दबा देता है। डरा हुआ और घबराया पॉल तेजी से बर्फ खोदने लगता है। आखिरकार वो जेन को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। फिर वो उसे घसीटते हुए पास की एक गुफा में ले जाता है जहां वे ठंडी हवाओं से बच सकते हैं। समय तेजी से बीतता है और जल्द ही पहाड़ों पर अंधेरा छा जाता है। कई घंटों बाद जेन धीरे धीरे होश में आती है। दोनों उस गुफा में रात बिताते हैं, खुद को गर्म रखने और सतर्क रहने की कोशिश करते हुए। उस खामोश रात में पॉल एक चौंकाने वाली बात बताता है कि उसने जानबूझकर फ्लाइट में अपनी सीट बदली थी ताकि वो जेन के पास बैठ सके। ये सुनकर जेन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। शायद पहली बार वो अपने बचपन की यादें साझा करने लगती है। वो बताती है कि बचपन में उसे क्रिसमस की सुबह कितनी पसंद थी। वो जल्दी उठती, चुपके से नीचे जाती और पूरे उत्साह के साथ अपने गिफ्ट खोलती। उसे पूरा यकीन होता था कि ये सब सांता क्लॉज ने दिए हैं। लेकिन एक क्रिसमस सुबह उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उस दिन वो एक गोली चलने की आवाज से जागी जो उसके पिता के कमरे से आई थी। जब वो दौड़कर वहां पहुंची तो उसने देखा कि उसके पिता ने अपनी जान ले ली थी। पॉल धीरे से कहता है कि उस दर्दनाक घटना के बावजूद शायद जेन के पास अपने पिता के साथ कुछ अच्छी यादें भी होंगी। कुछ देर सोचने के बाद जेन धीरे से मानती है कि हाँ, उसके पास अपने पिता की कुछ अच्छी यादें हैं। वो बताती है कि उसके पिता उसे प्यार से पंपकिन कहकर बुलाते थे।
और आज भी उसे वो नाम सुनने की कमी महसूस होती है। फिर वो पॉल को एक पुरानी पॉकेट वॉच दिखाती है जो उसके पिता ने उसे अपनी मौत से एक रात पहले दी थी। पॉल समझाता है कि कभी कभी एक बुरी याद इतनी भारी हो जाती है कि वो सारी अच्छी यादों को ढक देती है। जेन मानती है कि उसे आज भी अपने पिता पर गुस्सा आता है क्योंकि उन्होंने उसे छोड़ दिया, लेकिन साथ ही वो खुद को भी दोष देती है। पॉल तुरंत उसे समझाता है कि उस समय वो सिर्फ एक बच्ची थी और जो हुआ उसे वो कभी रोक नहीं सकती थी। उस रात जब ठंडी हवाएं गुफा में गूंज रही होती है, जेन अपने हाथ में वही कांच का टुकड़ा पकड़े होती है जो उसे पहले मिला था। कुछ पल के लिए वो फिर से उन्हीं अंधेरे ख्यालों का सामना करती है जो कभी उस पर हावी थे, लेकिन अब कुछ बदल चुका है। वो कांच का टुकड़ा जो कभी उसे सब खत्म करने का रास्ता लगता था, अब बस एक टूटा हुआ टुकड़ा है और कुछ नहीं। और शायद पहली बार जेन अपने आप से ये सवाल करने लगती है, क्या वो सच में जीने के लिए और लड़ने के लिए तैयार है? अगली सुबह गुफा के अंदर पॉल भयंकर दर्द के साथ जागता है। उसकी टूटी हुई पसलियां हर सांस को मुश्किल बना देती है और जमा देने वाली ठंड ने उसकी त्वचा के कुछ हिस्सों को बैंगनी कर दिया है। वो इतना कमजोर हो चुका है कि खड़ा होना भी उसके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। उसकी हालत देखकर जेन फैसला करती है कि उन्हें एक और दिन गुफा के अंदर ही रुकना चाहिए ताकि पॉल थोड़ा ठीक हो सके। ठंड से कांपते हुए और पूरी तरह थके हुए पॉल जेन से पूछता है कि क्या उसके पास अभी भी वो गोलियां हैं, वही गोलियां जो अगर हालात बहुत ज्यादा बुरे हो जाएं तो उनके दर्द को खत्म कर सकती है। जेन के पास वो गोलियां अब भी है, लेकिन अब उसके अंदर कुछ बदल चुका है। जो कुछ भी उन्होंने अब तक झेला है उसके बाद वो अब आसान रास्ता नहीं चुनना चाहती। तभी पॉल अपने बचपन की एक दर्दनाक याद साझा करता है। जब वो सिर्फ 9 साल का था, उसकी मां मर रही थी, लेकिन उसे रोने की इजाजत तक नहीं दी गई थी। इस घटना ने उसे सालों तक अंदर से गुस्से और उलझन में रखा। अब दर्द में लेटा हुआ पॉल उम्मीद खोने लगता है। उसे लगता है कि क्रैश साइट छोड़ना एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि रेस्क्यू टीम शायद मलबे के आसपास ही ढूंढेगी, ना कि इस पहाड़ की गहराई में छुपी किसी गुफा में। लेकिन जेन हार मानने को तैयार नहीं है। वो उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, वे जिंदा रहेंगे और यहां से निकलने का रास्ता जरूर ढूंढेंगे। उसका आत्मविश्वास और हिम्मत धीरे धीरे पॉल के अंदर भी उम्मीद वापस लाने लगती है। उसकी ताकत से प्रेरित होकर पॉल भी फिर से लड़ने का हौसला जुटाता है और फिर उस भावुक पल में दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। अब उन्हें एहसास हो चुका है कि वे एक दूसरे के बिना शायद जिंदा नहीं रह सकते। अगली सुबह तमाम मुश्किलों के बावजूद वे फिर से आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। थोड़ा आराम करने के बाद वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं, इस उम्मीद में कि शायद वे किसी नदी के करीब पहुंच रहे हैं जो उन्हें सभ्यता तक ले जा सके। लेकिन बर्फीली जमीन पर चलते हुए अचानक पॉल का पैर फिसल जाता है। संतुलन खोते ही वो तेज ढलान से नीचे लुढ़क जाता है और जोर से नीचे जाकर गिरता है। घबराई हुई जेन तुरंत उसके पीछे भागती है और उसे जमीन पर पड़े हुए पाती है। उसका हाथ बुरी तरह घायल हो चुका होता है। तेज दर्द के बीच पॉल जेन से कहता है कि वो एक लकड़ी ढूंढे ताकि टूटी हुई हड्डी को सहारा दिया जा सके। जेन तुरंत उसकी बात मानती है और जल्दी से एक डंडी ढूंढ लाती है। पॉल दर्द से चिल्ला रहा होता है, लेकिन जेन हिम्मत नहीं हारती। वो उसकी जैकेट का एक हिस्सा फाड़ती है और उस डंडी की मदद से उसके हाथ को कसकर बांध देती है ताकि वो हिल न सके। उसके दर्द को थोड़ा कम करने के लिए जेन उसे कुछ नींद की गोलियां देती है ताकि वो आराम कर सके। उस रात वे फिर से रुकते हैं, थोड़ा आराम करने और ताकत जुटाने के लिए। जेन पॉल को दिलासा देती है, कहती है कि वे इस डरावने हालात से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगली सुबह पॉल की हालत और भी खराब हो जाती है। उसका शरीर बेहद कमजोर हो चुका है और कुछ ही देर में वो खांसने लगता है, यहाँ तक कि खून की उल्टियां भी होने लगती है। अब पॉल सच्चाई समझ जाता है कि शायद उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अपनी बची खुची ताकत के साथ वो जेन से कहता है कि उसे अब अकेले ही आगे बढ़ना होगा। वो जोर देकर कहता है कि उसे हर हाल में जिंदा रहना है, चाहे इसके लिए उसे यही छोड़ना पड़े। जेन पहले मना करती है, लेकिन पॉल बार बार उसे समझाता है और आखिरकार वो मान जाती है। जाने से पहले जेन उसे नींद की गोलियों की बोतल देती है और धीरे से कहती है कि अगर दर्द असहनीय हो जाए तो वो इन्हें ले ले। जेन उसके माथे को चूमती है और दोनों एक दर्द भरा अलविदा कहते हैं। एक बार फिर जेन अकेली रह जाती है, लेकिन वो रुकती नहीं। बर्फीले जंगल और पहाड़ों के बीच वो आगे बढ़ती रहती है। घंटों तक चलने के बाद ठंड और थकान से जूझते हुए अचानक दूर उसे एक भेड़िया दिखाई देता है। कुछ ही पलों में वो भेड़िया उसका पीछा करने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए
जेन पूरी ताकत से दौड़ती है। आखिरकार बचने के लिए वो पास के एक पेड़ पर चढ़ जाती है और एक लकड़ी लहराकर उस भेड़िए को डराने की कोशिश करती है। कुछ पल के लिए उसकी कोशिश काम कर जाती है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है, भेड़िया फिर लौट आता है और एक बार फिर उसका पीछा करने लगता है। अब जेन समझ जाती है कि उसके पास इतनी ताकत नहीं बची कि वो उससे भाग सके। इस बार वो भागने के बजाय उसका सामना करने का फैसला करती है। वो अपनी जैकेट को कसकर अपने हाथ के चारों ओर लपेट लेती है ताकि खुद को बचा सके और वही खड़ी होकर इंतजार करती है। जैसे ही भेड़िया उसकी ओर झपटता है, वो उसके ढके हुए हाथ को पकड़ लेता है। उसी पल जेन उस तेज कांच के टुकड़े को निकालती है जिसे वो क्रैश के बाद से अपने साथ रखे हुए थी। अपनी बची खुची सारी ताकत लगाकर वो बार बार उस भेड़िए पर वार करती है और आखिरकार वो जानवर गिरकर शांत हो जाता है। इस खतरनाक लड़ाई में जेन बुरी तरह घायल हो जाती है, लेकिन वो जिंदा बच जाती है, खून से लथपथ और पूरी तरह थकी हुई। वो वही खड़ी रह जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने अभी कुछ ऐसा कर दिखाया है जो उसे पहले नामुमकिन लगता था। शायद पहली बार जेन अपने अंदर जीने की उस मजबूत इच्छा को महसूस करती है। अपनी चोटों और बेहद थकान के बावजूद वो खुद को संभालती है और आगे बढ़ने की हिम्मत जुटाती है। जिंदा रहने की जिद के साथ वो बर्फ से जमे जंगल को पार करती है और आखिरकार एक नदी तक पहुंच जाती है। सावधानी से उसे पार करते हुए जेन अपनी इस खतरनाक यात्रा को जारी रखती है। अब हर कदम सिर्फ एक ही मकसद के लिए है, जिंदा रहना। घंटों तक जंगल और बर्फीले रास्तों से जूझने के बाद आखिरकार जेन पेड़ों के बाहर निकलती है और दूर उसे एक सड़क दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही वो वहां तक पहुंचने वाली होती है, दर्द और थकान उस पर हावी हो जाते हैं। उसका शरीर जवाब दे देता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। होश खोने से पहले जेन भावुक होकर पॉल का नाम पुकारती है। उसी पल उसके बचपन की यादें उसकी आंखों के सामने आने लगती है। वो पल जब वो अपने पिता के साथ खुश थी। उस दर्दनाक हादसे से पहले इन यादों के जरिए जेन धीरे धीरे उस दर्द को समझने और स्वीकार करने लगती है जिसे वो सालों से अपने अंदर लिए हुए थी। शायद पहली बार उसे एक सुकून और शांति का एहसास होता है और वो अपने अतीत से आगे बढ़कर एक नए भविष्य की कल्पना कर पाती है। इसके बाद कहानी हमें ले जाती है मोंटाना के एक अस्पताल में, जहां जेन धीरे धीरे होश में आती है। उसकी माँ उसके पास बैठी होती है, राहत की सांस लेते हुए कि उसकी बेटी जिंदा है। वो जेन को बताती है कि रेस्क्यू टीम ने उसे ढूंढने के अगले दिन पॉल को भी खोज लिया था, लेकिन दुख की बात यह है कि वो बच नहीं पाया। हालांकि अपनी आखिरी सांसों से पहले पॉल एक छोटा सा नोट छोड़ गया था। उस नोट में उसने लिखा था कि वो उनकी दोस्ती के लिए कितना आभारी है और उनके साथ बिताया हुआ समय उसके लिए कितना मायने रखता था। इस कड़वी मीठी याद के साथ जेन को एहसास होता है कि सबसे अंधेरे पलों में भी इंसानी रिश्ते ही हमें जीने की ताकत देते हैं। और इसी के साथ खत्म होती है इस अद्भुत सर्वाइवल जर्नी की कहानी। अगर आपको ये मूवी रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और ऐसे ही शानदार मूवी रिकैप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।